नरेश बंसल साहब, सांसद राज्यसभा, बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, मेरा सवाल आपसे कि राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, तो शुरुआत कैसी हुई, राजनीति में कैसे आना हुआ? पहले यहां से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद देवभूमि पर बात करते हैं। मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था जी। और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने सेवा के कार्य किए। सभी संगठनों में विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, हिंदू जागरण मंच, राम जन्मभूमि का शिला पूजन, स्वदेशी जागरण अभियान, इसके साथ साथ 1991 में जब उत्तरकाशी का भूकंप आया तो मैं बैंक में नौकरी करता था जी। वहाँ से अवकाश लेकर के उस भूकंप में सेवा कार्य किया, पुनर्वास का कार्य किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति बनी। उसका मैं 20 वर्ष तक संस्थापक महामंत्री रहा। मनेरी को केंद्र बना करके डॉक्टर नित्यानंद जी प्रोफेसर थे, उनके मार्गदर्शन में उस समिति ने कार्य किया। उस कार्य को करते करते सन 2000 में, उससे पहले भी मैं राजनीति में मेरी रुचि थी जी। चुनाव के समय जी। राजनीति के क्षेत्र में अपना सहयोग देता था। तो उस समय योजना हुई तो बैंक में एक वीआरएस पॉलिसी आई जी। तो मुझे बार बार मेरे मित्र कहते थे राजनीति में जाने के लिए, तो मैंने उस समय 2001 में वीआरएस लिया और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। यहाँ से मेरा सीधा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। 2007 में मैंने आपको देखा है पार्टी के कमान को संभालते हुए और आपके नेतृत्व में, और जिस तरह से आप कार्यकर्ता को संभालते थे जब भगत सिंह कोश्यारी जी अध्यक्ष होते थे प्रदेश के और सत्ता में पार्टी को लेकर आए थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि आपका जब राज्यसभा के लिए सिलेक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि जो पार्टी का सालों साल आपने सेवा की है उसका फल मिला है। लोकसभा भी चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए, बड़ी जोरदार घटना कभी कभी होती है, मैं आपके सामने उसका रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ जी। 2001 में जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया और 2002 में मेरी संभावना थी लक्ष्मण चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक का चुनाव लड़ने की, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री नित्यानंद स्वामी जी की और मेरी एक ही थी। पहले ये चल रहा था कि स्वामी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंत तक ये चलता रहा, तो मेरी संभावनाएं थी। लेकिन अंत में स्वामी जी का टिकट हुआ, मैं उनके चुनाव का संयोजक बना। दुर्भाग्य से वो उस चुनाव को हार गए, लेकिन उसके बाद भी 2007 में भी जब वो चुनाव लड़े तो उससे ज़्यादा वोट से हार गए। पर मुझसे उस समय नेतृत्व ने पूछा, एक ही बात पूछी और कुछ नहीं पूछा, मुझे ध्यान है आज भी, 27 अक्टूबर जी 2002, क्या 5-7 साल चुनाव लड़े बिना रह सकते हो? तो मैंने एक ही उत्तर दिया कि 20 साल भी चुनाव लड़ना कोई मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, और फोन कट गया। मुझे नहीं मालूम किस लिए पूछा, नेतृत्व ने पूछा, इतनी बात हुई। ये 27 अक्टूबर 2002 की बात है। और 4 नवंबर को मैं डोईवाला में घूम रहा था तो मेरे पास फोन गया प्रदेश अध्यक्ष जी का कि कहाँ घूम रहे हो? श्री मनोहर कांत ध्यानी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं अन्य काम संगठन के कर रहा था। उन्होंने कहा तुरंत आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मैंने कहा हुआ क्या है? कि आपको महामंत्री संगठन बनाया गया। जी। मैं महामंत्री संगठन बना। सामान्यतः हमारे संगठन की जो कार्यशैली है उसमें संगठन महामंत्री प्रचारक होता है, मैं गृहस्थ था, लेकिन फिर भी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी और तब से करते करते मुझे राज्यसभा में जाने में वही 20 वर्ष लग गए, जो मैंने कहा था 20 वर्ष भी। जी, एक सवाल मेरा आपसे
कि आपका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है। कभी कभी होता है कि हम एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं राजनीति में। जनता के बीच हम जाते हैं, जनता की बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हमसे होती हैं, हम कुछ पूरा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और आपके लिए इसलिए और पूरा कर दिए तो तालियां बजती हैं, और पूरा नहीं किए तो आप समझ रहे हैं। तो कैसे आप हैंडल करते हैं? और आपके लिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूरे राज्य के सांसद हैं। देखिए, मैंने एक तो सबसे बड़ा जो अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया जी। वो ये है कि काम करते करते जो मिल जाए वो अच्छा, जो ना मिले वो उससे भी अच्छा, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा। तो मेरे मन में कभी कोई असंतोष नहीं होता। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। प्रभु की इच्छा है, वो जो काम करवा रहा है उसे करते रहो, ये मानकर मैं हमेशा संतोषजनक रूप से काम करता रहा। और राजनीति के क्षेत्र में धैर्य बड़ी आवश्यकता है। जी। दूसरे की पीड़ा को सुनना, दूसरे की पीड़ा को समझना, उस पर रिएक्शन नहीं करना, जितना अपने से संभव हो सके उसका समाधान करना, इसके लिए हम राजनीति में आए हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये कि आपने लोकसभा में, मैंने देखा था और सुना भी कि आपने व्यक्तिगत तौर पर एक प्रस्ताव लाया था जो इंडिया की जगह भारत करने का। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या आप सवाल तो ये भी उठा कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन, एक महागठबंधन बनाया जा रहा है, इसलिए डर के ये इंडिया को भारत करने की कोशिश हो रही है। और उसका तुरंत बाद नतीजा भी देखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब एनसीईआरटी में भारत करने की कोशिश हो रही है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या सचमुच भारत से डरे हुए हैं? देखिए, इंडिया से 27 अक्टूबर 27 जुलाई संभवतः तारीख थी, लोकसभा नहीं राज्यसभा में मैंने स्पेशल मेंशन में ये उठाया था। और उसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि मैंने ये 4 या 5 बार कोशिश की जी। तब तक ये जो I.N.D.I.A गठबंधन बना है, तब तक इसका कहीं अता पता नहीं था। मैंने इसके लिए स्पेशल मेंशन लगाया, 0 आवर लगाया, 2-3 बार स्वीकृत भी हुआ जी। लेकिन विपक्ष के कारण हाउस नहीं चला, उसके कारण मैं उस मुद्दे को उठा नहीं पाया। उस दिन मेरा स्पेशल मेंशन स्वीकृत था तो मैंने उसको उठाया कि संविधान के आर्टिकल 1 में संशोधन होना चाहिए। पहली पंक्ति में जो इंडिया दैट इज भारत है, यानी इंडिया भी जो अपने आप को परिभाषित कर रहा है भारत से कर रहा है, वो कह रहा है इंडिया दैट इज भारत। उसकी अपनी कोई परिभाषा नहीं है। भारत की 7,000 साल की 10,000 साल की परिभाषा है। तो मैंने कहा ये, क्योंकि विश्व के अंदर किसी भी देश के 2 नाम नहीं है। जिनके एक आध के थे उन्होंने भी बदला है, जैसे श्रीलंका का सिलोन भी था, उन्होंने श्रीलंका किया है। राज्यों ने भी अपने नाम बदल करके अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपने इतिहास के अनुरूप अपने नाम किए हैं। जैसे मद्रास को हमने चेन्नई किया है, बेंगलोर को बेंगलुरु किया है, बम्बई को मुंबई किया है, कलकत्ता को कोलकाता किया है। स्टेशनों के नाम भी बदले हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज किया है। और प्रधानमंत्री जी जब से आए 2014 से, मैंने जो उनकी कार्यशैली देखी, और पिछले वर्ष ही 15 अगस्त पर उन्होंने जो लाल किले से कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको 5 प्रण करने चाहिए, जिसमें हमारी एकजुटता, और उसमें सेकंड था कि हमको गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। इसको उन्होंने कार्यस्वरूप में भी किया। जैसे हमारा बजट 28 फरवरी को शाम को 5 बजे आता था अंग्रेजों के टाइम से, उन्होंने उसको बदलकर भारत के अनुरूप सुबह 11 बजे 1 फरवरी को किया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। और इस बार तो हमने 26 जनवरी पर जो रिट्रीट सेरेमनी होती थी, उसकी जो धुन है, जो अंग्रेजों की धुन थी, उसको बदलकर हमने अपनी सेना की धुन बना करके देशभक्ति की उसका गायन किया।
हमने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत वन किया। ये सब चीजें प्रेरणा देती है और इससे प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री जी के मैंने ये विषय उठाया और ये विषय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना। एक और सवाल आज धीरे धीरे व्यवहारिक रूप में वो हो रहा है। G20 में हमने देखा राष्ट्रपति जी ने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रधानमंत्री जी की नेम प्लेट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और अब तो एनसीईआरटी की किताबों में भी इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाएगा। ये हो गया है। मैं आप यहाँ बैठे और आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत कहते ही भारत माता का चित्र सामने आता है। इंडिया से किसी प्रकार का कुछ एक वर्ग है ऐसा हो सकता है जो अपने को गुलाबी की मानसिकता से झगड़ा हुआ है, अपने को इंडिया कहने तो में जो मेक इन इंडिया का नाम बदला गर्वान्वित जाएगा। समझता होगा। मेक इन इंडिया का नाम बदल देंगे आप लोग, मेक इन भारत हो जाएगा। क्या दिक्कत है? और जो आप करें I.N. और ये जो ... वाला इंडिया है, बीजेपी वाले से इंडी कहने लगे। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज क्यों कर दिया गया? नहीं, प्रोनाउंसिएशन वो है ही उसका। जब आप अगर गठबंधन कभी कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं जी, तो उसको उससे अलग करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे आप थे डबल डर की कहेंगे, वजह से। इंडिया भी कहेंगे और गठबंधन भी कुछ लोग कह कहेंगे, रहे थे डर की वजह से। तो कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि पिच इस बार को महागठबंधन वाले तैयार कर रहे, खेलने के लिए आप उतर रहे हैं। नहीं, महागठबंधन नहीं है ना, वो ठगबंधन है। 75 साल तक ठगते रहे इसी तरह से, हर वर्ग को ठगा है। जो काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। कम समय में हमको ज्यादा काम कर रहे हैं। 75 साल में विकसित राष्ट्र बनना था, नहीं हो पाया। हम उसको आगे लेकर चले कि अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन कोई भी राष्ट्र विकसित जब बनता है जब वो अपनी संस्कृति पर गर्व करके चलता है, अपने इतिहास पर गर्व करके चलता है। हमको तो 75 साल में इतिहास भी बताया कि बाबर कौन था, उसका बेटा हुमायूं था, उसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था। लेकिन महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में किसी ने पढ़ाया क्या? हमारा इतिहास, जो हमारा संघर्ष का और स्वर्णिम इतिहास 19 पेज में, और हमको अपमानित करने वाला इतिहास 119 पेज में। ये जो इस प्रकार का हुआ है अब नहीं चलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको लेकर आए। जो पॉलिसी आज़ादी के तुरंत बाद आनी चाहिए थी एजुकेशन की, वो अब आई है और देश को ये आगे लेकर के बढ़ेगी। निश्चित रूप से अगले 25 वर्षों में भारत जहां इकोनॉमिक रूप से 3 अर्थव्यवस्थाओं में आ जाएगा। हर क्षेत्र में आप नवाचार में देखो, आज 4 में से जो विश्व की 3 ताकतें हैं उसमें से एक भारत है। पेटेंट के मामले में, नवाचार के मामले में 81 से हम 40 आ गए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि उधर तो सारे लोग जमा हो गए हैं, कई प्रदेशों के एक जगह हो गए हैं। आप इस बार लग रहे हैं कि कुछ आपके सहयोगी भी भागते जा रहे हैं, तो इस बार भी लौट के वापस आएंगे, फिर दिल्ली में झंडा फहरेगा, या फिर इस बार कुछ है किंतु परंतु की स्थिति है? कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष होने वाले हैं। उन 10 वर्षों में जो हर वर्ग का विकास हुआ है, बुनियादी ढांचे को देखो तो जितनी 50 साल में सड़कें बनी होंगी उतनी 10 साल में बनी है। एजुकेशन में आप देखेंगे हर रोज 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है। आजादी के 55 साल तक एक एम्स था दिल्ली के अंदर 100 करोड़ की आबादी के लिए, आज 22 एम्स हैं। मेडिकल कॉलेज दुगने किए हैं, मेडिकल की सीटें दुगनी हुई हैं, इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं, किसान भाइयों के लिए काम हुआ है। 2,60,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में, 2,60,000 करोड़ रुपए जी किसान सम्मान निधि के रूप में डायरेक्ट खातों में। चलिए, हो सकता है मैंने और प्रवीण जी ने कोई सवाल छोड़ दिया हो, तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं इंडिया न्यूज के मंच के माध्यम से, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को दे सकते हैं। मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूं जी कि हम सबको तय करना पड़ेगा कि हम भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं कि नहीं। जी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, सुरक्षित भारत, समता में भारत, ममता में भारत, सांस्कृतिक रूप से वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाला भारत, जी, विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या है, जल समस्या है,
आतंकवाद की समस्या है, इन समस्याओं का निवारण करने वाला भारत हम बनाना चाहते हैं। तो छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर उनके साथ खड़े हों जो इस भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उनके साथ नहीं जो अपने परिवार की चिंता करके, अपने परिवार के बेटों की चिंता करके कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, ये अध्यक्ष बन जाए, हम पार्टी में हम सत्ता में आ जाएं जोड़ तोड़ करके। क्योंकि जोड़ तोड़ से जो बना आपने देखा 10 वर्षों में, जितना अटल जी के समय 6 वर्ष में देश आगे बढ़ा था, अगर वो कंटिन्यू बढ़ता तो आज बहुत आगे होता। लेकिन 10 वर्षों में जो देश का आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नुकसान हुआ, वो आगे ना हो। बिल्कुल, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको मिले। मैं ये नहीं कहता सारी समस्याओं का समाधान हो गया, जिनका हो गया उसको देखें, जिनका नहीं हुआ आगे मिलके सब करेंगे। बिल्कुल, इतना ही मुझे कहना। जितना समस्या है उस कुछ तो समाधान हो गए हैं, कुछ होने बाकी हैं, उसके लिए थोड़ा वक्त रहेगा। तो नरेश जी को आपने सुना, हर एक बात को उन्होंने बेबाकी से इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका।